नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया फाइट HIV STI में। मैं हूं कृतिका। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे खतरनाक बीमारी HIV STI की और जानेंगे इस बीमारी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि HIV एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य के शरीर में जो रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे एकदम ही खत्म कर देता है और जिसकी वजह से मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम है जिससे वो रोगों से लड़ता है वो भी कमजोर हो जाता है और उसे कोई भी बीमारी बड़ी आसानी से लग जाती है। लेकिन सही जानकारी के साथ हम खुद को और दूसरों को HIV होने से बचा सकते हैं और इसीलिए आज इस विषय पर सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन से डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शोभिनी राजन जी। शोभिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। शोभनी जी, आज के इस कार्यक्रम में यूं तो हम बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो है वो एक ही सवाल से है कि HIV और एड्स ये दोनों अलग अलग बीमारी है या फिर एक ही बीमारी है जिनके अलग अलग नाम है, क्योंकि ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। शोभनी जी, HIV जो है ये वायरस का नाम है, जिसको पूरा बताया जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जी और आपने अभी बताया कि ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे शिथिल कर देता है। तो उस स्थिति में हमें अवसरवादी इन्फेक्शंस या संक्रमण होने लगते हैं और तब कहा जाता है कि एड्स हो गया है, जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जी तो ये दोनों अलग इस तरीके से हैं कि HIV एक वायरस है और एड्स एक स्थिति है। जी लेकिन इसको क्या अलग अलग ही माना जाए? इनका एकदम साथ में हम जोड़ के ही बात करते हैं। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में भी HIV और एड्स को साथ लेके चलते हैं जी क्योंकि HIV तो केवल उस वायरस का नाम है, पर एड्स वो स्थिति है जिस स्थिति से गुजर के उस जो भी इन्फेक्टेड है या संक्रमित है उसकी मौत भी हो सकती है। जी तो हमारे प्रोग्राम में हम HIV इन्फेक्शन से भी बचाव की बात करते हैं और एड्स की स्थिति आने से भी हम दवा देके उस स्थिति को रोक लेते हैं। जी शोभनी जी, HIV जो है वो इंसान के शरीर में आखिर कैसे प्रवेश करता है और उसके बाद में वो फैलता कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है और कैसे उससे बचा जा सकता है? जी तो HIV वायरस जो है इसके हमारे शरीर में प्रवेश करने के 4 मूल द्वार हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला द्वार है वो है कि हमारा असुरक्षित यौन संबंध के दौरान, जी जो कि एक स्त्री और पुरुष के बीच भी हो सकता है और 2 पुरुषों के बीच भी हो सकता है, तो इससे होता है। दूसरा ये कि यदि कोई संक्रमित रक्त जो किसी को चढ़ा दिया जाए। संक्रमित रक्त यूजुअली हमारे देश में लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक में हम सारे टेस्ट करते हैं, तो संक्रमित रक्त ऐसे ही ब्लड बैंक से नहीं मिलता है, पर यदि कोई इन्फेक्शन वाला ब्लड चढ़ा दिया जाए तो ये इस रूट से फैलता है। तीसरी बात कि जहां पे नशा करते हैं लोग और वो सुइयों का और इंजेक्शन की पैराफेरनेलिया का साझा प्रयोग करते हैं, तो उनमें यदि कोई एक आदमी इन्फेक्टेड है या एक औरत इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है। और चौथा और इंपॉर्टेंट रूट है कि यदि माँ गर्भवती महिला HIV संक्रमित है तो वो अपने बच्चे को गर्भ के दौरान, प्रसव के दौरान या प्रसव के पश्चात स्तनपान के दौरान भी इस इन्फेक्शन को पहुंचा सकती है। जी HIV और एड्स ये जो बीमारी है, क्या इससे किसी भी व्यक्ति की जान जाने का भी खतरा है? HIV इन्फेक्शन पर से नहीं, पर जब HIV इन्फेक्शन की वजह से हमारा शरीर अलग अलग रोगों को अपने अंदर आने देता है, तो ये रोग जो हैं ये एक व्यक्ति की मौत का कारण बन सकते हैं। इनमें से मुख्यतः हम ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग टीबी की बात करते हैं, तो व्यक्ति टीबी से मर सकता है, व्यक्ति किसी और इन्फेक्शन से मर सकता है और व्यक्ति किसी कैंसर से भी मर सकता है। यानी कि जो अगर HIV का जो संक्रमण है अगर वो हमारे शरीर में अगर आ जाता है तो वो हमें और बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो एकदम खत्म कर देगा। जी अभी इस बीमारी से आखिर बचा कैसे जा सकता है? जैसा कि हमने बताया, इसके
स्प्रेड करने के या फैलने के तरीके यही 4 हैं और इन्हीं चारों तरीकों को हमें ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। तो जो यौन संबंध से फैलता है उसमें यदि कॉन्डोम का प्रयोग किया जाए जी तो एचआईवी से हम बच सकते हैं। और यदि जो भी हम यौन संबंध बनाएं उसको पूरी जिम्मेदारी से और सोच समझ के बनाएं, पर्सन को अच्छे से जान के, तब भी इस रोग से हम बच सकते हैं। रक्त के लिए हमेशा लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक से ही रक्त लिया जाना चाहिए और जब ब्लड डोनेट भी कोई करता है तो उसको भी अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या मैं किसी जोखिमपूर्ण व्यवहार में तो नहीं हूं, और यदि हूं तो मुझे ब्लड देना भी नहीं चाहिए। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और गर्भवती महिला से अपने शिशु को ना पहुंचे इसके लिए हमारे यहाँ मेडिकल इंटरवेंशंस हैं कि गर्भवती महिला का जैसे ही पता चलता है कि उसको एचआईवी है, हम उसको दवा पे शुरू कर देते हैं और उस उपचार से ही उसके शरीर के अंदर जो वायरस की संख्या है उसको इतना कम कर देते हैं कि ये ट्रांसमिशन या संचार रुक जाता है। और जहां तक भी इंजेक्शन या नीडल या ऐसे कोई भी आइटम्स हैं जिनसे हमारे बॉडी फ्लूइड्स आपस में मिलते हैं, उन चीजों का साझा प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी शोभना जी, यूं तो सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशा से दूर रहे, लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नशे से भी एचआईवी और एड्स फैलने का खतरा होता है क्या? जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नशे से क्या एचआईवी फैलता है। तो यदि इसका बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दिया जाए तो खाली नशा करने से एचआईवी नहीं फैलता है, क्योंकि नशा बहुत प्रकार का होता है। कोई धूम्रपान का नशा करता है या कोई अल्कोहल का नशा करता है, मदिरापान का नशा करता है, और कुछ लोग इंजेक्शन या ओरल ड्रग्स का नशा करते हैं। जी तो ये इनमें हमने जैसे बताया, जहां नीडल से नशा करने की बात होती है वहां तो एचआईवी का और एचआईवी जैसे रोग, हेपेटाइटिस इत्यादि, इनके भी संक्रमण का रिस्क बढ़ जाता है। जी बट ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे युवा पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है कि नशे के स्थिति में या अवस्था में आदमी की जो एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है या एक सीधे तरीके से सोचने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। तो नशे की स्थिति में कई बार होता है कि हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिन पे हमें बाद में पछतावा होता है। तो यदि हमने ऐसे कोई असुरक्षित यौन संबंध अनजान व्यक्ति से या बिना प्रोटेक्शन के किया है नशे की स्थिति में, तो इससे एचआईवी का फैलने का रिस्क बढ़ जाता है। जी, आजकल के जैसे हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो लोगों से हम बात करते हैं तो एचआईवी से लोग कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं, इवन इस टॉपिक पर बात तक वो नहीं करना चाहते, तो क्या उसको कैसे हम खत्म करें? एचआईवी इन्फेक्शन ऐसा है कि इसके बारे में लोग नहीं बात करना चाहते और झिझकते हैं जी, क्योंकि इसका रूट जो है, सेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन या यौन संबंध से जो ट्रांसमिशन होता है, उसके बारे में हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में हम खुल के यूजुअली बात नहीं करते। बिल्कुल। बट आजकल अगर आप युवा पीढ़ी को देखेंगे तो युवा पीढ़ी इस टॉपिक से अपने आप को काफी हद तक कंफर्टेबल महसूस करती है। तो उस कंफर्ट जोन में हमें सही जानकारी पे भी कोई झिझक नहीं रहनी चाहिए, या मांगने में या इस सही जानकारी को शेयर करने में। जी, तो इस जानकारी से ही हमारे प्रोग्राम में हम लोग ये कहते हैं कि जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल। यदि हमारे पास सही जानकारी है तभी हम सही प्रिवेंशन मोडालिटी की यूज कर सकते हैं। जी, लेकिन एचआईवी की अगर हम जब बात करते हैं तो एसटीआई भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, तो क्या एचआईवी और एसटीआई का आपस में कोई कनेक्शन, आपस में कोई संबंध है? जी, तो एसटीआई जो हैं, जिनको हम यौन रोग या गुप्त रोग के नाम से भी जानते हैं, तो एसटीआईज और एचआईवी का काफी क्लोज रिलेशनशिप है या संबंध है, क्योंकि एचआईवी भी लगभग 85 से 90% और इससे भी ऊपर सेक्सुअल रूट से ही ट्रांसमिट होता है। पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एसटीआईज जो हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब रोग जो हैं, इनका हमारे पास बहुत इफेक्टिव उपचार अवेलेबल है। तो यदि हमें पता चलता है कि हमें एसटीआई है तो हम तुरंत अपना इलाज कर सकते हैं जी, और इलाज से हमारा पूरी तरह से ये रोग ठीक हो जाता है। जी, बट एचआईवी का जो भी इलाज है ये हमें जिंदगी भर लेना होता है। जी, तो एचआईवी का एज सच कोई क्योर नहीं है, बट ट्रीटमेंट है। बट एसटीआईज का ट्रीटमेंट और क्योर दोनों है।
एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जी। अब इसके लक्षण क्या है, हम कैसे जाने कि हमें ये खतरनाक बीमारी है, और फिर उस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सके, क्योंकि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो चाहेंगे कि बीमारी के साथ साथ उन्हें इलाज कैसे मिले, इसकी भी जानकारी हो जाए। तो एसटीआईज जो होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं वो यूजुअली हमारे गुप्त अंगों से जुड़े हुए होते हैं। तो या हमारे को गुप्त अंग में खुजली हो सकती है, या दाने हो सकते हैं, या किसी तरह का स्राव हो सकता है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज जी। और हमारे को कई बार स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों को ओरल एरिया में या एनल एरिया में भी एसटीआई के लक्षण होते हैं। जी। तो इन लक्षणों से इनमें कई बार हमें पेशाब में जलन और डिस्कम्फर्ट, ये सारे लक्षण भी होते हैं। और औरतों में निचले पेट में दर्द, ये भी एक एसटीआई का लक्षण है। और इन लक्षणों के होते ही हम ये कहते हैं कि हम निकटतम सरकारी अस्पताल में जाएं। वहां हमारे प्रोग्राम के सुरक्षा क्लिनिक खुले हुए हैं, और इन सुरक्षा क्लिनिक में इन बीमारियों का गुप्त और मुफ्त इलाज उपलब्ध है। लेकिन कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने से भी हिचकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कुछ बीमारियों को डॉक्टर से भी साझा नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए भी कुछ अलग से ऑप्शंस? जी, तो हम अपने प्रोग्राम में और ये जो जानकारी हम देते हैं, इसमें हम यही बात करते हैं कि जिनको एसटीआई है वो अपने ऊपर ही इस तरह का स्टिग्मा ना करें कि कुछ मैंने गलत काम किया है तो मुझे ये बीमारी हुई है। हम एनकरेज करते हैं कि वो इलाज जरूर कराएं। और जिन लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने में एक तरह से झिझक महसूस होती है, तो वो किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाके ये इलाज करा सकते हैं, क्योंकि ये इलाज के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स या विधि होती है, इस पे हमारी नाको की गाइडलाइंस होती हैं, और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर इस तरीके का एसटीआई है तो उसका इस दवा से इलाज होगा, जिसको हम कहते हैं सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट, जो कि बहुत सिंपल है। और हमारे प्रोग्राम में एक हेल्पलाइन भी है 1097। तो जिनको जैसे इमीडिएटली झिझक होती है, वो हमारे काउंसलर्स से 1097 पे बातचीत करके और जानकारी भी उपलब्ध कर सकते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जी, हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है उसे टैटू बनवाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो क्या ये भ्रांति भी है कि टैटू बनवाने से भी ऐसी खतरनाक बीमारी लग सकती है? मैं चाहूंगी कि उस भ्रांति को आज आप खत्म करें। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि टैटू बनवाने से एचआईवी नहीं फैलता, जी, क्योंकि जहां पर भी हमने कहा ना, जैसे नीडल्स का साझा प्रयोग हो, तो टैटू में भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि यदि हमने कहीं टैटू कराया और उसी नीडल से किसी और का भी टैटू किया गया है जो कि संक्रमित है, तो इस इन्फेक्शन के फैलने का रिस्क तो होता है। तो इसीलिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि टैटू अगर बनवाते भी हैं तो ये ध्यान रखा जाए कि जो भी टैटू में इस्तेमाल करने वाली नीडल है या उसमें यूज होने वाला इंक है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग से इस्तेमाल हो, साझा ना हो। ये तो बात हो गई युवा पीढ़ी के टैटू कराने की, लेकिन टैटू के साथ साथ पियर्सिंग भी आजकल बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी में मशहूर है। लोग अपनी बॉडी में जगह जगह पर पियर्सिंग कराते हैं, तो क्या उससे भी इसी का खतरा होता है, इस बीमारी का? वहां पे भी हम यही कहेंगे कि जो भी बॉडी में हम अपने फ्लूइड के साथ किसी भी आइटम का टच लेके आते हैं, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सुई या वो जो भी पियर्सिंग का आइटम है वो बिल्कुल क्लीन हो और प्रीवियसली यूज्ड ना हो। और पियर्सिंग भी हम कहेंगे कि ऐसी ही जगह पे होना चाहिए जहां पे इन सब प्रिकॉशंस का पूरी तरह से देखा जाए, ध्यान दिया जाए। जी, शोभना जी, कहा जाता है कि किस करने को लेकर के भी कई सारी भ्रांतियां हैं कि इससे भी ऐसी बीमारी फैलती है, साथ ही मच्छर के काटने से भी क्या एचआईवी जैसे संकट है? तो मच्छर के काटने से तो बिल्कुल भी एचआईवी का कोई भी रिस्क नहीं है। जैसा हमने बताया, वही 4 तरीके हैं, 4 मोड्स हैं। असुरक्षित यौन संबंध, नीडल सिरिंज का साझा प्रयोग, मां से अपने शिशु को, और संक्रमित रक्त से। तो जो किसिंग है या फिर मच्छर है या किसी और के साथ एक ही प्लेट से खाना खाना या साथ बैठना, साथ उठना, इन सब चीजों से एचआईवी बिल्कुल से भी नहीं फैलती। जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कई सारे डेटिंग ऐप भी हैं, तो क्या इन डेटिंग ऐप से जब लोग कनेक्ट होते हैं तो क्या उससे भी एचआईवी के फैलने का खतरा हमें होता है? जी,
तो डेटिंग ऐप पर से पे कनेक्ट करने से एचआईवी का खतरा नहीं होता, पर हम ये कहेंगे कि डेटिंग एप्स और इस तरह के जो आपके सोशल मीडिया के सर्कल्स हैं, इनमें आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे लोग आपस में मिलते हैं जी। और मिल के उसके बाद प्लान बनाते हैं कि हम परहैप्स डेट पे जाएंगे या कहीं पे मिलने के लिए जाएंगे, और बिल्कुल। उसके बाद का सिलसिला फिर एक शुरू हो जाता है। जी। तो उस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि हम जिस मोड से एचआईवी फैलता है उस बात को ध्यान रखें कि यौन संबंध में पूरी तरह से सावधानी बरतें और सुरक्षा बरतें। जी। तो यदि हमने इसका ध्यान रखा है तो जी। डेटिंग ऐप में जाने से हमें एचआईवी नहीं होगा, पर डेटिंग ऐप में यदि हम किसी से मिलते हैं और फिर हम एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में नहीं जी। रहते, तब एचआईवी के फैलने का खतरा। जी। आपने एचआईवी कैसे फैलता है और क्या कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए तो आपने बताया, लेकिन आजकल के युवाओं को एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या संदेश देंगी? हम डॉक्टर होने के नाते और नाकों से बहुत सालों से जुड़े रहने के नाते से ये कहना चाहेंगे जी। कि एचआईवी जो है वो एक डरने की चीज नहीं है, बट हमको ये ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ में हम जिएं, पूरी तरह से जिएं, बट हम ये जरूर ध्यान रखें कि हम अपने आप को या किसी और को एचआईवी संक्रमण से बचा के रखें, क्योंकि जी। कुछ भी हम कहें, एचआईवी का 100% क्योर नहीं है। ऐसा कोई भी दवा या प्रावधान नहीं है जी। जिसके सेवन से हम एचआईवी पॉजिटिव से एचआईवी नेगेटिव हो जाएंगे। जी। तो एचआईवी पॉजिटिव होना एक लाइफ टाइम का एक लेबल भी है और लाइफ टाइम की एक आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल देता है। जी। तो जहां बचाव का ऑप्शन है वहां हमें उस बचाव के ऑप्शन को जरूर से टिक करना चाहिए। जी। इलाज तो है, अभी आगे हमारे प्रोग्राम में हम इलाज की भी बातें करेंगे, बिल्कुल। बट हमें बचाव जो है वो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के जो ये एपिसोड है इसमें हम बात कर रहे हैं कि एचआईवी कैसे फैलता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। हालांकि इसका जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम बात करेंगे कि इसका उपाय क्या है। लेकिन शोभना जी, अभी सवाल मेरे थोड़े से और बाकी रह गए इस बीमारी से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके पास एचआईवी और एड्स से जुड़े हुए जो सवाल उनके मन में उठ रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे लूं उन दर्शकों के नाते। मेरा अगला सवाल ये है कि एचआईवी को लेकर के जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी खतरनाक बीमारी है तो वो इसके इलाज के लिए कहाँ जाए, कैसे उसका इलाज हो और साथ ही वो लोगों के बीच में ना आ पाए। जी, तो आपके ही सेंटेंस से हम दो चीजें उठाएंगे। एक तो खतरनाक, हम एचआईवी को खतरनाक बीमारी नहीं कहते, आजकल हम इसको कहते हैं क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज। जी। कि जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें, तो होता तो वो भी जानलेवा है जी। है ना, पर उसका भी हमारे पास सही समय पे अगर पता चल जाता है तो हम इलाज से अपनी लाइफ को लगभग नॉर्मल सी में जी सकते हैं। तो एचआईवी के साथ भी ऐसा ही है कि हम अपनी लाइफ को लगभग नॉर्मल सी के साथ जी सकते हैं यदि हमें इसका टाइम से पता चल जाए और हम इलाज या उपचार शुरू कर दें। जी। तो इसका उपचार जो है हमारे प्रोग्राम में ही एआरटी केंद्र खुले हुए हैं और ये भी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल इन्हीं में स्थित हैं। जी। और इनमें जा करके हम एआरटी की दवा चालू कर सकते हैं और ये प्रोग्राम की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लाइफ टाइम के लिए फ्री अवेलेबल है। जी। भारत सरकार की तरफ से क्या इस एचआईवी और एड्स को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है? तो एचआईवी एड्स प्रोग्राम के लिए भारत सरकार की तरफ से एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है, इस स्कीम के तहत नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जारी है। इसके हम 5वें चरण में इस समय चल रहे हैं, जो कि 2021 से लेके 2026 तक के अवधि के लिए है जी। और इस प्रोग्राम के तहत हम अवेयरनेस, प्रिवेंशन जो कि बचाव और टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और लेबोरेटरी सर्विसेज, इन सब को हम हर व्यक्ति के पास लेके जाते हैं गवर्नमेंट की ही सरकारी अस्पतालों की मशीनरी के तहत। और बहुत सारे हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। इनफैक्ट आज का जो प्रोग्राम है ये भी एक
अवेयरनेस के लिए ही किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को HIV के बारे में जानकारी पहुंचे और जी। वो ये जान सके कि कैसे बच सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में ये स्टेट गवर्नमेंट्स में हमारी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज बनी हुई हैं जो कि स्टेट की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं जी। और वो स्टेट में वेरियस इंटरवेंशंस करते हैं, काफी सारे कार्यक्रम ग्राउंड लेवल पे जी। कम्युनिटीज के साथ जनसत्ता के साथ जी। मिलके करती हैं। डॉक्टर शोभना जी, 2017 का जहां तक मुझे याद है कि भारत सरकार HIV और एड्स से जुड़ा हुआ एक एक्ट भी लेकर के आई थी। जी। उस एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों उस एक्ट को लाया गया? जी, HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अपना ही एक एक्ट है, ऐसी जी। कोई भी और बीमारी नहीं है जिसके लिए अलग से एक्ट है। तो हमारा जो ये एक्ट है ये इस वजह से शुरू हुआ था कि HIV संक्रमित व्यक्तियों के कुछ उनके राइट्स होते हैं जी। और उनके राइट्स का उल्लंघन बहुत आसानी से किया जाता है। जैसे कि कोई अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके साथ भेदभाव करना फैमिली के लेवल पे या फिर सोसाइटी के लेवल पे या उसके जहां वो काम करता है या जहां वो पढ़ने जाता है, इन सब जगहों पे। जी। तो इस एक्ट में हमने ये प्रावधान किया है कि इस भेदभाव से हम उसको कैसे कंप्लेन करने का या ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म दें और कैसे कोई तरह के करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं जी। यदि ऐसे भेदभाव के इंस्टेंसेस या आते हैं हमारे सामने। जी। तो ये एक्ट में हमारी सारी गाइडलाइन भी जुड़ी है। जी। ये बताता है कि कैसे हमें कोई भी व्यक्ति का टेस्ट हम जबरदस्ती से नहीं कर सकते, मैंडेटरी तरीके से नहीं कर सकते। अगर किसी का टेस्ट होता है तो वो उसकी कंसेंट के साथ होता है और पूरी हम गोपनीयता रखते हैं जी। और उसको एक काउंसलर भी मिलता है जिससे वो टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद बिल्कुल। बातचीत कर सके और अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो चाहे रिजल्ट नेगेटिव। जी। डॉक्टर शोभना जी, एक आखिरी सवाल और मेरा है। सवाल यूं तो मैंने बहुत सारे आपसे पूछे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन एक आखिरी सवाल और कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उनके मन में इस बीमारी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर होता है, जो सवाल मैं न पूछ पाई हूँ, तो वो कहाँ जाएं अपने सवालों को पूछने के लिए? तो नाको भारत सरकार जो है एक हेल्पलाइन चलाती है 1097। जी। ये 24 घंटे 7 दिन और 16 लैंग्वेजेस में भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो अपने मोबाइल से आप 1097 कॉल करेंगे तो आपकी बात डायरेक्ट हमारे काउंसलर से होगी, उनसे आप जानकारी भी ले सकते हैं, उनसे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जी। और उनसे आप हम HIV अगर हमें ऐसा कुछ रिस्क शक है कि शायद मैं HIV संक्रमित हूं या मैं टेस्ट कहाँ कराऊं, मैं इलाज कहाँ कराऊं, मैं कहाँ सपोर्ट पा सकता हूं, ये सारे सवाल इस हेल्पलाइन में आप बात करके हमारे काउंसलर से ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभना राजन जी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे हम HIV से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ना तो साथ रहने से फैलती है और ना छूने से फैलती है, बल्कि ये HIV सिर्फ असावधानी से फैलता है। HIV एड्स के खिलाफ हमें साथ मिलकर लड़ना है और इस जानलेवा बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी भरोसे के साथ में आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।